कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में कि आपको कामयाब होते देख नहीं पाते, तो आप तो क्या करते हैं, आपका उल्टा सीधा आपको बोलना, आपकी बेइज्जती करना, आपके हर एंगलों को बुरा समझना, कहना, ऐसे लोग हमारे पास पड़े हैं। उन लोगों के लिए जो हताश हो जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आया हूँ जो आपको बिल्कुल कामयाब बनाएगा, आपका मन बदल देगा। जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो, कहने का मतलब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो, आपके नाकामी की मीन्स आप नाकाम हो गए हो, आप कामयाब नहीं हो, उस समय खिचड़ी पक रही हो, आप हिम्मत लगाओ, आप हिम्मत मत छोड़ो, आप हिम्मत लगाओ और मेहनत करो और खीर बटा दो अपने कामयाबी की, खीर बटा दो अपने कामयाबी की, हिम्मत मत छोड़ना। आप भले लाखों लोग आपके पीछे पड़े हों, लेकिन आप कामयाब हो जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है इनकरेक्ट से चेंज, हम करेक्ट की तरफ चलने वाले हैं, जहां पर आपको वाक्य दो प्रकार के मिलते हैं, जो क्लाउज होते हैं, दो वाक्य के मिलता है, तो उस समय हम लोगों को ऐसा वाक्य दे दिया जाता है इनकरेक्ट में कि उसको चेंज करना पड़ता है, उसे शुद्ध करना पड़ता है। जैसा कि मैंने एक सेंटेंस आपके सामने रखा है, यदि सबऑर्डिनेट तथा प्रिंसिपल क्लाउज दोनों में विल या शैल लगा हो, मीन्स कहने का मतलब दोनों ही फ्यूचर में हो, फ्यूचर टेंस में हो, दोनों ही फ्यूचर टेंस में हो, तब हम लोगों को इसे करेक्ट करते समय क्या करना है, वो मेरा थोड़ा इस रूल पे थोड़ा ध्यान दें। सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रेजेंट टेंस में रखना है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से दें। सबऑर्डिनेट क्लाउज वो होता है जो वाक्य सबसे पहले होता है, जो पहला कार्य करता है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो पहले चलता है वाक्य और कामा के बाद जो दूसरा वाक्य होता है उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहा जाता है, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में रखना चाहिए। अब हमारे पास मैंने एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे इनकरेक्ट में लिखा है व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे, यहाँ पे विल लगा हुआ है, आप देखें थोड़ा ध्यान से, आई शैल गो देयर, यहाँ शैल लगा हुआ है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ विल लगा है और यहाँ पे शैल लगा है, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं होने चाहिए। इसके मुताबिक हम लोगों को, मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसे प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ता है और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर टेंस में रखना पड़ता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं व्हेन यू, यहाँ पे मैं फ्यूचर को हटा रहा हूं, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट में रख दिया, मीन्स यहाँ पे मैंने फ्यूचर को हटाकर यहाँ पे कम रख दिया, ये आपका बन गया प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस में हो गया। और दूसरा वाक्य जो मैं कामा लगा के बनाने वाला हूं वो फ्यूचर में रहेगा, जो सेम लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कभी भी इनकरेक्ट में सेंटेंस हो, दोनों में फ्यूचर लगा हो, तो आपका रॉन्ग सेंटेंस होता है। तो आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होगा उसे प्रेजेंट में रखना है और प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा उसे फ्यूचर में रखना है, जिस प्रकार मैंने आपके पास सेंटेंस बना दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेस्ट का प्रयोग। ये लेस्ट का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग होता है जिनके साथ हम लोगों को शुड लगाना पड़ता है और इसमें नॉट की वैल्यू नहीं होती। लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो, यानी लेस्ट के मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है और नॉट नहीं लगाया जाता, मीन्स नॉट नहीं लगाया जाता, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही नॉट से संबंध होता है, कहीं ऐसा ना हो, ना जो होता है वो नॉट ही कहलाता है। तो लेस्ट का प्रयोग हमको करने के लिए क्या करना है, इनकरेक्ट में मैंने दे रखा है वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू मे नॉट फॉल। अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो मैंने ये कहा था कि लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग करना है, और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि नॉट का प्रयोग नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए मी आ गया हुआ है और यहाँ पे नॉट आ गया है, ये दोनों सेंटेंस, ये जो दोनों शब्द हैं ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट होने चाहिए वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि हमने मे के स्थान पे शुड लगा देना और नॉट को हटा देना। तो मेरा ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनता है, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थिंक के साथ एज का प्रयोग नहीं किया जाता। आप लोगों को ऐसा सेंटेंस मिलेगा जहां पे इनकरेक्ट लिखा होगा, उसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे थिंक लिखा होगा, थिंक जब लिखा होगा तो वहां पे आपको ये देखना है कि वहां पे अगर एज लगा हुआ है तो वो आपका वो सेंटेंस मिस्टेक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थिंक के साथ एज को हटाना है। जैसे मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट डाल रखा है, लिखा आई थिंक हिम एज अ सिली फेलो,
मीन्स यहाँ पे मैंने आपको पहले से बता रखा है ऑलरेडी कि थिंक होता है जहाँ पे, वहाँ पे थिंक के स्थान पे हम लिखा हुआ है और यहाँ पे एज लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोगों को एज को हटा देना। तो हम लिखेंगे करेक्ट करेंगे तो आई थिंक हिम, एज को हटा देंगे तो आई सी ले फेलो। हमको इस तरह का सेंटेंस बनाना है। ये आप बहुत आसान से आप बना लेंगे। खाली मेरे जो मैं बता रहा हूँ आपको इनकरेक्ट में, आपको इसको मेरे को नोट्स आप नोट्स बनाते रहोगे, कंप्लीट करते रहोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं तो मैं हमेशा यूट्यूब पे रहूंगा, यूट्यूब पे मेरे वीडियो देख सकते हो। अब आया एज इफ या एज दो, दोनों की हिंदी होती है मानो। दोनों की हिंदी जो होती है इसकी हिंदी होती है मानो। इनको दोनों को कहीं भी रखा जा सकता है। ये एज इफ लगाकर या एज दो लगाकर हम सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन इसकी एक बात, इस खास विशेषता इसकी है कि इन दोनों का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में करना पड़ता है। पास्ट टेंस में इनका प्रयोग करना है जहां पे भूतकाल होती है। और दूसरी बात, इनका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे हम सपने देख रहे होते हैं, ड्रीम्स होती है, हमारी कल्पनाएं होती हैं, हमारी एम्स होती हैं, शर्त होती हैं, तो वहां पे हम लोगों को इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो जब इनका प्रयोग करना पड़ता है तो हमारे पास इनकरेक्ट मैंने जहां दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट पे आते हैं हम लोग इस सेंटेंस पे। तो मैं आपको और डीपली पॉइंट बताता हूँ। इनकरेक्ट पे आते हैं, ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, यानी कि ही टॉक्स एज इफ लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एज इफ लगा दो, चाहे एज दो लगा दो, आप एज दो भी लगा सकते हो, एज इफ लगा दो, दोनों की हिंदी मानो होता है, लगा सकते हो कहीं भी। लेकिन इसके साथ यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इसे लगा हुआ है। मैंने आपको ये बताया था कि इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस में, यहाँ पे पास्ट में होता है, प्रेजेंट में। तो हमने करेक्ट क्या करना है, मैंने करेक्ट किया ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। तो मैं यहाँ पे वर लगाया हुआ है। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे वॉज लगना चाहिए, तो वर क्यों लग गया। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, जिन सब्जेक्ट के साथ में, जिन सब्जेक्ट के साथ में वॉज लगा करते हैं उनके साथ वर लगा दिया जाता है, और जिनके साथ वर लगता है उनके साथ हम वॉज लगा देते हैं। कब, ये थोड़ा ध्यान देंगे, कल्पना करते समय या शर्त वाले वाक्य में। तो वहां पे हम यहाँ पे ही के साथ वॉज लगना चाहिए था, मैंने वर लगाया। क्यों, क्योंकि ये कल्पना वाले वाक्य है, इसलिए वहां पे वर लग के बनेगा। तो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एज इफ के बाद आपको पास्ट में भी रखना है, और मैंने वर लगा दिया, मैंने कल्पना भी कर दी, दोनों चीजें हमारी सेम हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सपोज और इफ, इन दोनों का प्रयोग अगर एक ही वाक्य में आ गया हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपोज इफ भी बोल देते हैं, वो गलत होता है। सपोज इफ नहीं बोला जाता, सपोज कहो या तो इफ कहो, या सपोज लगाओ या तो इफ लगाओ, दोनों में से एक को लगाना है आपको। अगर आप दोनों लगाते हो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ना होकर इनकरेक्ट हो जाता है, मीन्स इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमको सपोज और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं करना है, एक साथ नहीं करेंगे हम लोग। इसका प्रयोग एक या सपोज लगा कर लो या इफ लगा कर लो। अगर दोनों आगे हैं तो आपको सेंटेंस में मिस्टेक होगा। तो यहाँ इनकरेक्ट में मैंने लिखा है सपोज इफ, देखो मैंने दोनों लिख दिया, सपोज भी लिख दिया, इफ भी लिख दिया। द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइन, यानी यहाँ पे मैंने सपोज और इफ लगा दिया है, तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो रहा है। तो हमको क्या करना है करेक्ट में, चाहे सपोज लगा दो, अच्छा इफ लगा दो। हमने सपोज लगा दिया, इफ को हटा दिया। सपोज द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइन। एज के साथ सो का प्रयोग नहीं किया जाता है, मीन्स एज के साथ सो का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हमारे पास डबल टाइप के वाक्य मिलते हैं तो हम एज के साथ सो का प्रयोग हटा दिया जाता, वहां पे किया नहीं जाता। जैसे मैंने लिखा है कि एज के साथ सो का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल ओनली कामा लगाकर उस सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने इनकरेक्ट में डाला हुआ है, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड कॉलेज। यहाँ पे देखेंगे एज लगा हुआ है और यहाँ पे शो लगा हुआ है। तो एज और शो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमने इसे करेक्ट करने के लिए क्या किया है, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, कामा मैंने आपको बताया है कि कामा लगाकर सेंटेंस जोड़ देंगे, कामा आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड कॉलेज। तो हम लोगों ने क्या करना है, एज लगा हुआ है, सो को हटाकर उसकी जगह पे कामा लगा देना है, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एज के साथ शो लगाया जाता है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से बताना चाहता हूँ कि कभी कभी एज के साथ शो लगता है तब जब वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, विजोर डाला जाता है और कहावतें होती हैं, तब हम लोगों को वहाँ पे क्या करना पड़ता है, एज के साथ शो का प्रयोग कर देना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा है एज यू शो, जैसा बोगे सो शैल यू रीप, वैसा ही काटोगे। तो एज के साथ शो लगा देंगे क्योंकि ये कहावत है और प्रेशर भी पड़ रहा है। और चलते नेक्स्ट पॉइंट पर, सीन्स का प्रयोग। जब सीन्स का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हम लोग करते हैं, कंजक्शन के रूप में करते हैं, तो सीन्स से पहले वाला जो वाक्य होता है वो
बनना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और सिंस के बाद वाला जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट भी सिंपल में बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है सिंस का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में होता है तो सिंस से पहले वाले क्लाउज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तथा सिंस के बाद वाले क्लाउज में सिंपल पास्ट टेंस मीन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने इनकरेक्ट में रखा हुआ है 5 years passed since my cousin has died। तो यहाँ पे देखो since जो लिखा है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है since। अब यहाँ पे सेंटेंस भी रॉन्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था, ये सेंटेंस होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये सेंटेंस जो होना चाहिए था ये होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में, उल्टा हो गया है। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करेंगे 5 years 5 सालों के बाद करेक्ट कंटिन्यू मींस ज्यादा काउंटिंग नंबर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने हैव लगाया है और मैं परफेक्ट में बना रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहा हूँ। हैव पास्ट पर थर्ड फॉर्म लगा दिए हम, उसके बाद मैंने कंडीशन सीज जोड़ा है, माय कजन मैंने हैव हटा दिया है, डाई लिख दिया है। जो मैंने पहला वाला वाक्य बनाया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, और मैंने सीज के बाद वाला वाक्य बनाया है वो पास्ट इंडेफिनिट मींस सिंपल में बना हुआ है। आज मैंने पूरे कंजक्शन को खत्म कर दिया है। आपके एग्जाम 12 के एग्जाम में ये आने वाले हैं, इसीलिए इस कंजक्शन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक्स।